हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो सेशन में जो है हम बात करने वाले हैं बेसिक पॉइंट जो ग्रामर के हैं, जैसे ग्रामर क्या होता है, क्या डेफिनेशन है। ठीक है। उसके बाद जो है सेंटेंस क्या होते हैं, फिर सेंटेंस में भी जो भी चीज़ें होंगी उसको हम देखेंगे। तो ये मेरा अब जो है इंग्लिश सीरीज का पहला लेक्चर है। जो भी एस्पिरेंट जो है राजस्थान जुडिशियल सर्विस का प्रिपरेशन कर रहे हो उनके लिए इम्पोर्टेंट है, साथ ही साथ जो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है जो किसी भी एग्जाम में जहाँ पे इंग्लिश जो है इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सब के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है आज का हमारा ये वीडियो। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, अगर हम बात करें ग्रामर की तो ये दो वर्ड से मिलके बना है ग्राम प्लस अर। ठीक है। सबको पता है कि देखो मेजरमेंट एक यूनिट, किसी भी चीज को मेजरमेंट करने के लिए जो है हम क्या करते हैं। जैसे मान लो सीधे किसी वजन को मेजर करना है तो हम केजी में मेजर करते हैं या एचजी में या एमजी में मेजर करते हैं। वैसे ही किसी डिस्टेंस को मेजर करना है तो किलोमीटर में, फिर मीटर में, ये सब में मेजर करते हैं। वैसे भी क्या होता है कि एक तरह का ये मेजरमेंट है। ठीक है। जैसे ग्राम क्या है, मेजरमेंट ऑफ स्केल होता है। ठीक है। उसी तरह से ग्रामर क्या है, एक ये भी एक तरह का मेजरमेंट है, लैंग्वेज का मेजरमेंट करता है। ठीक है। याद रखना। तो इसीलिए ग्राम प्लस अर, ग्राम का मतलब होता है मेजरमेंट, अर का मतलब होता है डूअर। ठीक है। डूअर मतलब जो भी काम करने वाला है। जैसे एग्जांपल ले लो कि एक पर्सन जो कार को ड्राइव्स करता है तो वो ड्राइवर कहलाता है। एक जो पर्सन है जो मैनेज करता है वो मैनेजर कहलाता है। एक ऐसा पर्सन जो टीचर्स यानी कि पढ़ाता है टीचर कहलाता है। तो यहाँ पे अर और अर का मतलब जो है यहाँ पे डूअर का मतलब कोई जो काम करता हो। ठीक है। तो उसी तरह से जो है यहाँ पे ग्रामर जो है मेजरमेंट, और ये डूअर, डूअर का मतलब ये होता है कि एक काम कर रहा है ये लैंग्वेज को मेजर करने का, टू डू द मेजरमेंट ऑफ लैंग्वेज, इसीलिए इसको हम बोलते हैं ग्रामर। ठीक है। तो इसलिए जो है ग्रामर का आपको मतलब पता होना चाहिए। ग्रामर क्या है, इज द मेजरमेंट ऑफ लैंग्वेज। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो कह रहे हैं कि यहाँ पे जो है ग्रामर कैन ओनली जस्टिफाई वेदर द लैंग्वेज इज करेक्टली स्पोकन और रिटन। यानी ग्रामर यही बताता है, हमको जस्टिफाई करता है कि जो लैंग्वेज हम लिखे हैं वो करेक्टली जो है बोला जा रहा है या सही से लिखा जा रहा है कि नहीं लिखा जा रहा है। ठीक है। तो जिस बेसिस पे वो देखा जाता है कि करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है। ठीक है। तो एक स्केल होता है ना, एक रूल होता है। ठीक है। उसी मेजरमेंट के हिसाब से तो उसको लैंग्वेज को हम कहेंगे कि ये गलत बोला जा रहा है या गलत लिखा जा रहा है। तो बस यही है एक जो मेजरमेंट का है। तो यानी कि ग्रामर क्या है, कोई भी लैंग्वेज बोला जा रहा है या लिखा जा रहा है तो उसकी मेजरमेंट का काम करता है ग्रामर। ठीक है। अब देखो हम यहाँ पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं, डेफिनेशन क्या है। सब लोग कहते हैं ग्रामर की डेफिनेशन क्या है या किसी चीज की डेफिनेशन। तो डेफिनेशन को हम थोड़ा सा ब्रेक करते हैं। ये दो वर्ड से मिलकर बना है डी और फाइन। ठीक है। डिफाइन से लोग नॉर्मली कहते हैं डिफाइन। डी वर्ड जो है ना डाउन को रिप्रेजेंट करता है, डाउन टूवर्ड्स आप लोगों ने सुना होगा इन डेप्थ या इन डाउन करके। ठीक है। और फाइन का मतलब यहाँ पे देख लो। ठीक है। तो यहाँ पे फाइन का मतलब होता है फाइनेस्ट पार्ट। ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि किसी भी चीज का, ठीक है, इन डेप्थ मीनिंग या फाइनेस्ट से फाइनेस्ट पार्ट को अगर वो प्रेजेंट कर रहा है तो उसको डेफिनेशन बोलते हो। ठीक है। यहाँ पे लिखा है गोइंग डाउन इनटू द डेप्थ ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज की एकदम जो है गहराइयों तक जाना। गेटिंग द फाइनेस्ट पार्ट ऑफ द प्रेजेंटिंग इट, यानी कि उसका जो सूक्ष्म से सूक्ष्म यानी छोटी से छोटी चीज को जो है प्रेजेंट करना ही क्या कहलाता है, एक तरह का डेफिनेशन कहलाता है। यानी कि प्रेजेंटिंग द फाइनेस्ट पार्ट ऑफ एनीथिंग इज द डेफिनेशन। देखो एक जो है बड़ा ही फेमस फिलोसफर हैं सर प्लेटो, उन्होंने कहा था, उन्होंने कहा डेफिनेशन मस्ट हैव अ जीनस एंड डिफरेंशिया। ठीक है। जीनस, अगर आप लोग बायोलॉजी के स्टूडेंट होंगे और नॉर्मली नहीं भी होंगे तब भी आपको पता होना चाहिए जीनस, फैमिली, ठीक है, ये सारी चीज वर्ड होते हैं। ठीक है। उसमें तो जीनस जो है रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे आप देख सकते हो जीनस जो है किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। और जो है बिलोंग्स टू द विच ग्रुप और क्लास, तो जो पर्सन है वो किसी ग्रुप या क्लास में क्या करता है, बिलोंग्स करता है। डिफरेंशिया का मतलब होता है हाउ आर द पर्सन
थिंग्स डिफरेंट फ्रॉम द अदर। ठीक है, ये दोनों जो वर्ड लिखा हुआ है जीनस और डिफरेंशिया, दीज आर लैटिन वर्ड्स। ठीक है, यानी कि जीनस का मतलब ये होता है कि जो है पीपल या पर्सन, और डिफरेंशिया का मतलब होता है कि डिफरेंट, कैसे वो एक दूसरे से डिफरेंट है। तो ये वहां पे डेफिनेशन का काम करता है किसी भी ग्रुप के वगैरह में। चलो ठीक है, यहाँ पे हम अब जो है हम बात कर लेते हैं टेंसेस की। तो टेंसेस में देखो क्या होता है, टेंस का मतलब होता है समय, समय या काल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो है टेंस ना, यहाँ पे देख लो दो वर्ड से यहाँ पे दो चीज समझ सकते हो, टाइम और सेंस का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम में क्या सेंस है किस चीज का, उसको जो है टेंस कहते हो। तो टेंस के लिए जो है अभी हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी बस फिलहाल जो है हम बता देते हैं आपको। एक तो होता है प्रेजेंट टेंस। ठीक है, एक तो होता है प्रेजेंट टेंस, जिसे वर्तमान जो चल रहा है उसे कहते हैं। पास्ट मतलब जो बीत गया है उसे पास्ट टेंस कहेंगे। फ्यूचर टेंस जो अभी आने वाला है, तो उस समय काल को जो है हम फ्यूचर टेंस। ठीक है, उसके बाद जो अगर हम जैसे एग्जांपल ले लें कि अभी हम खाना जो है खा रहे हैं। ठीक है, तो अभी खाना खा रहे हैं तो ये प्रेजेंट टेंस हो गया। मैंने खाना खाया था, ये पास्ट टेंस हो गया, यानी पहले खाना खा चुका हूँ। ठीक है, उसके बाद फ्यूचर टेंस में क्या होगा, मैं खाना जो है खाऊंगा। ठीक है, अब कब खाऊंगा, एक दो घंटे में जब भी हुआ, लेकिन अभी खाया तो नहीं हूँ, तो ये फ्यूचर टेंस की बात कर रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे जो है ये तीन तरह के, यहाँ बाकी उसके पार्ट्स होंगे हम आगे डिस्कस करेंगे। सेंटेंस को थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो भाई, सेंटेंस जो होता है ना, सेंस और टेंस दोनों को मिला करके होता है। ठीक है, देखो सेंटेंस में क्या होता है, सेंस, ठीक है, और टेंस दोनों होना बहुत जरूरी है। अगर टेंस ना रहे प्रॉपर, ठीक है, और सही से सेंस ना निकले, तो फिर वो सेंटेंस तो होगा नहीं। यही चीज हमको समझना है। जैसे एग्जांपल ले लो, यहाँ पे लिखा हुआ है जो है जैक इज हेडिंग टूवर्ड्स द टारगेट। ठीक है, ये लिखा हुआ जैक इज हेडिंग टूवर्ड्स द टारगेट। तो देखो यहाँ पे इज जो है ना, इज किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रेजेंट टेंस को, और आईएनजी लग गया तो ये कंटिन्यूअस। मैं आगे डिस्कस करूंगा एक एक टेंस के पार्ट को भी, कितने कैसे हैं, कैसे पहचानेंगे। अभी फिलहाल बस देखो यहाँ पे कि इज जो है, इज एम आर, ये जो भी चीज है, ये प्रेजेंट टेंस को इंडिकेट कर रहा है। और यहाँ पे अगर आईएनजी, वर्ब में आईएनजी लगा है ना, तो यहाँ पे जो है ये कॉन्टिन्यूअस हो गया, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, अब देखो सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। यहाँ पे लिखा हुआ है, तो पहले हम सब्जेक्ट को देख लेते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट क्या होता है, ये दो वर्ड से मिलकर बना है, सब और प्लस जेक्ट, दो वर्डों से मिलकर बना है। सब का मतलब होता है सम बॉडी। ठीक है, और जेक्ट का मतलब होता है डू, यानी कि किसी व्यक्ति द्वारा जो है कुछ वर्क किया जाना। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है समबॉडी हु डज वर्क और हैज अ स्टेट इज अ सब्जेक्ट। या तो वो कोई काम कर रहा हो या किसी स्टेट में हो, ठीक है, किसी भी पोजीशन में हो, तो हम उसको बोलेंगे सब्जेक्ट किसी सेंटेंस का। जैसे एग्जांपल से हम समझते हैं तो और अच्छे समझ में आएगा। जैसे यहाँ लिखा हुआ है हेनरी राइट्स अ लेटर टू हिज पेरेंट्स, यानी कि वो जो हेनरी अपने जो है पेरेंट्स को जो है लेटर लिखता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है जो हेनरी है ना, वो ना काम कर रहा है, डूअर कौन है, यहाँ पे जो काम करने वाला है वो डूअर है ना। ठीक है, तो हेनरी ने ही लेटर को लिख रहा है, मतलब हेनरी, तो जो काम कर रहा है वो सब्जेक्ट हुआ। ठीक है, तो समटाइम्स सब्जेक्ट कैन बी सीन इन अ स्टेट्स। अब देखो कभी कभी स्टेट में हो सकता है, जैसे एग्जांपल ले लो, सी इज अ टीचर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये क्या है, सी इज अ टीचर, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो जाएगा तुम्हारा, तो यहाँ पे तो स्टेट में है। ठीक है, अब किसी पर्टिकुलर नाम तो नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो बस इतना याद रखना है यहाँ पे। इनफैक्ट जेक्ट, इजेक्ट हैज टू मीनिंग। ठीक है, जेक्ट मतलब फेंकना, जेक्ट या इजेक्ट जब ये बताया ना सब और जेक्ट का, तो या डू एक्शन, या तो कुछ फेंकना होता है या कि कोई काम करना होता है, यहाँ पे ये समझना है। उसके बाद प्रेडिकेट की बात अभी हम देखेंगे आगे, किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को कैसे अलग करेंगे वो भी हम देख लेंगे। प्रेडिकेट का मतलब ये होता है कि प्री और डिकेट। ठीक है, ये दो वर्ड से मिलकर बना है। प्री का मतलब होता है बिगिनिंग। ठीक है, और जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि किसी के सामने प्री लग जाए तो समझ लेना कि उससे पहले वाला, जैसे मान लो प्री बोर्ड आप दे रहे हो, तो बोर्ड से पहले जो बोर्ड के जैसे ही पेपर होगा वो प्री बोर्ड हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से जो है, अगर ये होता है प्री वेडिंग शूटिंग। ठीक है, प्री वेडिंग सेरेमनी। ठीक है, ये सब चीज होते हैं।
तो बस प्री से मतलब कर लेना, लगा लेना कि बिगनिंग की बात कर रहा है। डिकेट का मतलब होता है टेल, यानी कुछ कहना। यहाँ पे देख देख ले रहे हो कि ये कुछ कह रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे फिगर के माध्यम से भी यहाँ पे बताया गया है, इसको समझिए आप लोग। तो बिगनिंग जो होता है वो कह रहे हैं कि सब्जेक्ट के द्वारा होगा, ठीक है। तो कभी भी सब्जेक्ट जो भी बिगनिंग हो ना सब्जेक्ट के द्वारा, सब्जेक्ट इज ऑफ्टन यूज्ड टू द बिगनिंग ऑफ ए सेंटेंस। प्रेडिकेट का टेल्स अबाउट द एक्शन या किसी स्टेट के बारे में, सब्जेक्ट के स्टेट के बारे में ये प्रेडिकेट बताता है। सब्जेक्ट जैसे सी डज हर ड्यूटी फॉर द सेक ऑफ हर पेरेंट्स, ठीक है। तो ये जो सी है ना यहाँ पे, ये क्या है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के अलावा जितनी भी ये हैं, ये वाले पोर्शन, वो क्या है, प्रेडिकेट हैं। तो ये याद रखना आपको, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कैसे होते हैं। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं जो बेसिक पॉइंट में ऑब्जेक्ट की, ठीक है। अब देखो ऑब्जेक्ट जो है ये दो वर्ड से मिलकर बना है, ऑब और जेक्ट। ऑब का मतलब होता है इफेक्ट और जेक्ट का मतलब एक्शन, ठीक है। अभी यहाँ पे देख सकते हो कि पहले यहाँ पे क्या हुआ, एक्शन हो रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पे ये क्या हुआ, एक्शन हुआ, फिर यहाँ पे प्रभाव देखने के लिए मिला है, ठीक है। उसका इफेक्ट वहां पे देखने के लिए मिला है। तो कह रहे हैं कि एन ऑब्जेक्ट रिसीव्स द इफेक्ट ऑफ द एक्शन, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट किसी एक्शन के इफेक्ट को रिसीव करता है किसी भी सेंटेंस में। जैसे एग्जांपल, शेली क्रैक्स प्लेट्स इन द हॉल, ठीक है। तो कह रहे यहाँ पे शेली ने क्या किया, हाल में जो है प्लेट्स को तोड़ दिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो है प्लेट्स क्या है, बताओ जल्दी से, ठीक है। यहाँ पे प्लेट्स जो है ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ऑब्जेक्ट को ही उन्होंने क्या किया, एक्शन दिखाया, और उसके बाद जो है वो टूट गया, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो एक और चीज, शेली ईट्स फ्रॉम द प्लेट, ठीक है। अब यहाँ पे कोई एक्शन कोई इफेक्ट ही नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे कोई जो है ऑब्जेक्ट नहीं होगा, ठीक है। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं मॉडल ऑक्सिलरी की, ठीक है। मॉडल ऑक्सिलरी क्या है, मॉडल दो वर्ड से मिलकर बना है, मूड प्लस ऑल, ठीक है। अब देखो अलग अलग व्यक्ति के अलग अलग मूड हो सकते हैं, कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी चिढ़ाता है, कभी गाता है, ठीक है। तो ये जो एक्सप्रेशंस होते हैं उनके, वो मॉडल ऑक्सिलरीज कहलाते हैं, जो भी जिस तरह से भी उनके होंगे। जैसे मॉडल ऑक्सिलरीज प्रेजेंट ऑल काइंड्स ऑफ मूड्स इन अ सेंटेंस। जैसे एग्जांपल ले लो, यहाँ पे लिखा हुआ है, आई विल किल यू एनी टाइम, मतलब मैं तुम्हें कभी किसी टाइम जो है मार सकता हूँ, ये एक तरह की धमकी दिया जा रहा है, थ्रेट किया जा रहा है ना। तो यहाँ पे विल जो वो है ना, वो मॉडल एक्सिलरी है, ठीक है, जो थ्रेट को करने के लिए यहाँ पे लगा हुआ है। और मॉडल एक्सिलरी क्या करता है, टेल्स अस अबाउट द मूड ऑफ द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की मूड की जो है बात करता है, ठीक है। सब्जेक्ट इन सेंस है, मॉडल एक्सिलरी कैन नॉट बी यूज इंडिविजुअली, इंडिपेंडेंट वर्ब में कभी यूज नहीं होता है, ये याद रखना, ठीक है। अब देखो हम बात कर लेते हैं लैंग्वेज के बारे में। तो ये लैंग्यू प्लस ए से मिलकर बना है, ठीक है। इसका मतलब होता है टाकिंग और इसका मतलब पीरियड। सीधी सीधी बात है, देखो टाकिंग या राइटिंग करना किसी कॉमन पीपल के बारे में, किसी कॉमन पीपल से या किसी से भी, तो क्या होता है, वो क्या होता है, उसे बोलते हैं लैंग्वेज। जैसे किसी आम चाल की जो बोलचाल की भाषा है, उससे में नॉर्मली बात करना ही उस भाषा कहलाता है। हिंदी हो सकती है, इंग्लिश हो सकती है, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़, कुछ भी हो सकती है, ठीक है, भोजपुरी हो सकती है। तो वो जब भी बात करते हैं ना, वो कोई भी लैंग्वेज, मतलब अगर वो बात कर रहा है या कोई भी बात कर रही है, तो सिंपल इजी तरीके से वो लोग बात करते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना, वो अलग अलग सबकी भाषा होती है, ठीक है। लिटरेचर की बात करते हैं, तो ये देखो लिट प्लस एरा से वर्ड मिलके बना है। देखो सीधी सीधी बात है, जो भी नॉलेज हम प्रोज, पोइट्री और ड्रामा, फिक्शंस, ये सब से लिखते हैं ना, तो वो किसी एक पर्टिकुलर एरा के बारे में वो इनलाइटमेंट करता है, यानी कि एंटायर वो एरा को बताता है, एक तरह का वो अपनी भाषा के माध्यम से जो है उस समय या उस काल के बारे में जो है वो बताता है हमको, ठीक है। तो उसे ही बोलते हैं हम लोग लिटरेचर। अब दोनों में अगर हम डिफरेंसेस देखें लैंग्वेज और लिटरेचर में, तो राइटिंग, स्पीकिंग, ये सब जो कॉमन पीपल के साथ वो लैंग्वेज होता है। राइटिंग स्पीकिंग हो, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर जो है लर्न पीपल के द्वारा एक किसी समय में, जैसे मान लो अगर प्लेटो ने कुछ कहा है या किसी ने कुछ लिखा है, ठीक है। और तो वहाँ पे उस समय पर्टिकुलर टाइम उन्होंने क्या सीखा है, क्या उन्होंने महसूस किया है, और उन्होंने लिख दिया, उस समय राइटिंग स्पीकिंग कर दिया है, तो वो कहलाएगा लिटरेचर, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में यहाँ पे
आप देख सकते हो कि यहाँ पे इसका पार्ट्स का मतलब पार्टीशन, स्पीच का मतलब सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस में जो भी पार्टीशन होता है ना उसी को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, सीधी सीधी बात है, ठीक है। जैसे यहीं पे समझ लो, पार्टीशन ऑफ सेंटेंस अकॉर्डिंग टू यूज द वर्ड्स इज नोन एज द पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब देखो यहाँ पे लिखा है वेबिना हिट्स हर टारगेट, ये पूरा सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस जो है इसको अलग अलग चीजों ने मिलके बनाया है कई हिस्सों में। तो जो जो चीज मिलके बनाया ना उसी को पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हो, ठीक है। अब कौन कौन से, जैसे बबीना यहाँ पे नाउन है, ठीक है। अब ये बबीना क्या कर रही है, वो मारने का काम कर रही है, ठीक है, हीट करने का काम कर रही है। तो काम जो होता है ना, डूइंग वर्क, वो वर्ब कहलाता है, ठीक है। और किसको वो टारगेट कर रही है, तो देखो ये दोनों यहाँ पे नाउन है, ठीक। तो यहाँ पे ये नाउन है और एक यहाँ पे जो है ये नाउन है, ठीक है। और हर यहाँ पे एडजेक्टिव है, ठीक है। तो ये भी याद रखना, यहाँ पे इसके ही पार्ट्स को यहाँ पे डिटेल बता। अब देखो यहाँ पे जो है एक डायग्राम के हिसाब से समझाया गया है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पे नाउन है, फिर प्रोनाउन है, फिर एडजेक्टिव है, फिर यहाँ पे वर्ब है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। यहाँ पे ये रूट्स है पार्ट्स ऑफ स्पीच के, जिनके सारे ब्रांचेस वगैरह निकले हुए हैं। तो इसके हिसाब से आप लोग समझ सकते हैं। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं एक पार्ट्स ऑफ स्पीच और उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में यहाँ पे आप देख सकते हो ही इज अ डेविल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ही जो है ना प्रोनाउन है, किसी भी नाउन के प्लेस पे प्रोनाउन। अब मान लो कि मोहन इज अ डेविल, तो मोहन रहता तो यहाँ पे क्या हो जाता, नाउन हो जाता। लेकिन अभी यहाँ पे क्या है, ही जो है प्रोनाउन है। इज यहाँ पे जो है इंडिकेट कर रहा है वर्ब को। और क्या है, इसे बोलते हैं एडजेक्टिव या आर्टिकल, यहाँ पे यूज करते हैं। डेविल क्या है, एक नाउन है, ठीक है। और ही इज अ डेविल जो फिगर ऑफ स्पीच है वो मेटाफोर है, ठीक है, याद रखना। तो यहाँ पे अब देख रहे हो कि ये जो ऊपर हम लोगों ने यहाँ तक देखा था, ये पार्टीशन ऑफ सेंटेंस है जिसे पार्ट ऑफ स्पीच कहते हो, ठीक है। और ये मेटाफोर क्या है, तो इसे बोलते हैं फिगर ऑफ स्पीच, यानी कि टेलिंग अबाउट यूजेस ऑफ द होल फिगर, ठीक है। इस पूरे होल फिगर को यूज करके जो है अगर हम बात कर रहे हैं किसी भी सेंटेंस को, तो उसको बोलते हैं फिगर ऑफ स्पीच, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फाइनली हम यहाँ पे देख सकते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में टोटल 8 हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। तो ये थे हमारा पहला लेक्चर जो है इंग्लिश सीरीज का, जिसमें हम कुछ बेसिक बेसिक बातों को जो है बताएं, इंट्रोडक्शन सीरीज था। तो नेक्स्ट वीडियो में जो है हम नाउन और उसके बाद जो है फिर एक एक करके जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, वर्ड, एडवर्ब, उसके बाद टेंसेस, फिर पार्ट्स वो जो है एक्टिव पैसिव, ठीक, कंजक्शन, ठीक है, उसके बाद आर्टिकल वगैरह सारा हम डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक शेयर करें। कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताएं कि अच्छा लगा, कि कैसा है, क्या सुधार करना है। और उसके बाद जो है यदि जो है आप चैनल में नए व्यूज़ हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।